सो हेलो वियल्सियंस, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी में हम लोग आज लेकर चलने वाला हूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य सबसे पहली बात कि अगर हम बात करें, दो चीज़ें इससे मिलकर बनी हुई हैं। ये चैप्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है जनन और दूसरा है स्वास्थ्य। जनन मतलब अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करना, ये हम पढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अगर डेफिनेशन दें कि स्वास्थ्य क्या है, तो हम कहेंगे जब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, फिजिकली, बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली, मेंटली, कैसा? मेंटली फिट हो, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट है, या हम बोलेंगे कि वो हेल्दी पर्सन है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है टोटल वेलबींग, मतलब कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। अर्थात पूर्ण रूप से स्वस्थ का मतलब ये है बाबू कि ये जो भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, कि इन सब चीजों में या इन सब में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, फिजिकली, बिहेवियरली, इमोशनली, सोशली, मेंटली, ठीक ना? इस पूरे तरीके से वो व्यक्ति फिट हो, तो हम उसको बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति बोलेंगे। और ये स्वास्थ्य का डेफिनेशन है। अगर हम बात करें टोटली, या बोला जाए कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, तो हम बोलेंगे टोटली वेलबींग, मतलब कि पूर्ण रूप से स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य है। अब जनन स्वास्थ्य एवं कार्य नीतियां क्या थी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो छोटे छोटे पॉइंट ले रखे हैं जिसमें समझना बहुत जरूरी है। जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्य नीति क्या थी, क्या क्या थी जो जनन स्वास्थ्य को समझना जरूरी था और इस पे कार्य नीति पे लेकर कार्य करना था। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इंडिया सबसे पहली कंट्री थी इंडिया जो फैमिली प्लानिंग के बारे में बात कर रहा था। फैमिली प्लानिंग का मतलब यह है कि जो परिवार नियोजन, या बोला जाए कि बात की जाए कि यहाँ पे जो आगे ये फैमिली प्लानिंग जो है, फैमिली प्लानिंग कैसे फैमिली को लेकर चलना है, या फैमिली में कितने संख्या पे रखनी है, अपनी पीढ़ी को कितना बढ़ाना है, या हम बोले यही कुछ समय बाद आगे चल के विस्फोट कर गया और इसका नाम बना परिवार कल्याण। और इस परिवार कल्याण के अंतर्गत हम एक और चीज को ऐड किया गया जो कि पढ़ते हैं RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत ये बताया गया कि कोई भी वयस्क, मतलब जो भी शादी करने का या रिप्रोडक्टिव एज पे जो आते हैं, उनको हर एक चीज से अवगत कराया गया कि कैसे वो अपने जनन स्वास्थ्य को समझें, अपनी पीढ़ी को समझें और नेक्स्ट जनरेशन को लाने की सोचें। अगर हम बात करें अपने से नई संतति लाने की बात करें, यहाँ पर जो फीमेल थी, जो लड़कियां थी, जो अब माँ बनने की तरफ थी, उनको ये समझाया गया कि बच्चों का ख्याल कैसे करेंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस में कैसे मदर मिल्क का क्या जरूरत है, जो एक दूसरी पीढ़ी को कैसे संभाला जाएगा, इन सब चीजों पे बात की गई। अब यहां पर बात की जाती है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है एमनियन फ्लूइड से। अर्थात अगर हम बात करें कि यहां पर कि एमनियन फ्लूइड, और ये एमनियन फ्लूइड क्या करता है कि बार बॉडी से जो बच्चे का मेल या फीमेल है, उसकी जो जेंडर है, उस जेंडर को बता देता है। एमनियन फ्लूइड, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो गर्भ से, वहां से निकाला जाता है बच्चे से, और वो जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड से चेक करके हम ये बता सकते हैं कि वो गर्भ में मेल है या फीमेल। ये बात तो समझ आ गई, लेकिन क्या एमनियोसेंटेसिस सिर्फ इसलिए बना था कि हम गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो मेल है या फीमेल उसका पता लगा ले? नहीं, ये एमनियोसेंटेसिस ये एक प्रक्रिया थी कि जो अंदर बच्चा है उसके अंदर क्या कमियां हैं उसको देखा जा सकता था, उन कमियों को सही किया जा सकता था देख के। जैसे हम बात करें डाउन सिंड्रोम, क्लिफ्टन सिंड्रोम, ये सब चीजें समझ में आ सकती थी, टर्नर सिंड्रोम। लेकिन जैसे ही ये एमनियन फ्लूइड निकाल के बार बॉडी के द्वारा मेल या फीमेल को समझा गया, और मेल और फीमेल समझने के बाद एमनियोसेंटेसिस किया गया, और मेन काम इसका एमनियोसेंटेसिस में मेल और फीमेल को समझने में करने लगा गया, तब से ये बेकार हो गई। हालांकि इसका उपयोग
जो कि अमीनोसिंथेसिस का उपयोग सबसे बहुत बड़ा उपयोग यही था कि हम उसमें बच्चे का विकार को ठीक कर सकते थे, बच्चे के विकार को समझ सकते थे, क्या विकार है उसमें, विकार मतलब कि उनमें कमियां क्या है। लेकिन इसका दुरुपयोग होने लगा मेल और फीमेल को समझने के लिए कि जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की है, और लड़का और लड़की के जेंडर पे यहां पर एक सवाल उठ गया, और एक जेंडर को वरीयता दी गई और एक जेंडर को वरीयता नहीं दी गई, जिसके वजह से यहां पर जो हमारा सिस्टम है वो इम्बैलेंस होने लगा और लड़कियों को भ्रूण हत्या होने लगी। तो इस वजह से अमीनोसिंथेसिस का इस समय अमीनोसिंथेसिस नहीं कराया जाता है, और अमीनोसिंथेसिस लीगल नहीं रहा। अब पहले लीगल था, अब इसको इलीगल कर दिया गया है। अब ये इलीगल होने की वजह से क्या अब कोई अमीनोसिंथेसिस करा के बच्चे के अंदर जो विकार जानना चाह रहा है उसके ऊपर भी केस हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो जो डॉक्टर होते हैं उनका पूरा एक फॉर्म मिलता है, इसमें साइन करके पुलिस चौकी में साइन कराई जाती है, जिसके वजह से वो अपने आने वाले बच्चे का देख सकते हैं कि उसमें क्या विकार है और उन विकार को सही किया जा सकता है। लेकिन ये अमीनोसिंथेसिस का दुष्प्रभाव यही था। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि देखो इस टॉपिक में आपको और भी पढ़ना पड़ेगा, जनन स्वास्थ्य समस्या एवं कार्यनीति। इसमें कार्यनीति हमने लिखवा दिया है, फैमिली प्लानिंग। समस्या क्या थी, समस्या बहुत लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं थे। कम उम्र में शादी कर दी जा रही थी, कम उम्र की शादी को हटाया गया, बहुत सारी बातें थी इसमें। इसको एनजीओ और गवर्नमेंट के द्वारा भी चलाया गया कि एक उम्र के बाद शादी होनी चाहिए, जहां पे दोनों फैमिली प्लानिंग को समझ सके। ये 1951 ईस्वी में लाया गया। परिवार कल्याण के अंतर्गत जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया। जनन को मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर भी चलाया गया। इसका प्रोग्राम का नाम भी दिया गया ताकि बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम मतलब कि जो नई पीढ़ी आ रही है उसको पूरा केयर मिले, देखभाल मिले, ब्रेस्ट फीडिंग हो पाए, ये सब चीजों को इसके अंतर्गत डाला गया। ठीक है, अब बात की जाए कि जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण की क्या कहानी थी। तो सन 1900 में विश्व की जनसंख्या लगभग 2 बिलियन थी, मतलब कि 2000 मिलियन। लेकिन यही जनसंख्या आने वाले सन 2000 में, मतलब कि 100 सालों में, ये संख्या 6 बिलियन के करीब पहुंच गई। मतलब कि आप देखो 1900 से ये 2000 आते सन में ये विश्व की जनसंख्या 6 बिलियन हो गई। लेकिन यहीं पे मजे की बात यह है कि भारत में 1947 ईस्वी में पूरी जनसंख्या भारत की 350 मिलियन थी, मतलब 35 करोड़ थी। आजादी के समय हमारी जो संख्या थी वो 35 करोड़ थी, लेकिन जैसे ही हम आजाद हुए हमारी संख्या कितनी हो गई, 1000 मिलियन। अब देखो सन 2000 पे पूरे विश्व की संख्या है 6 बिलियन, और वहां पर अगर बात की जाए कि वहां पर हमारी सन 2000 में 1 बिलियन संख्या है। अर्थात ये आंकड़ा दिया गया कि प्रत्येक छठा व्यक्ति इंडियन है। क्या है, इंडियन है। तो ये प्राउड की बात थी, बट नहीं। यहां पर देखो नोट पॉइंट हमने ले रखा है कि सन 2000 में विश्व का हर छठा व्यक्ति भारतीय था। तो ये बात आपको समझनी है और याद रखनी है। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, जनसंख्या वृद्धि दर की कमी। जो जनसंख्या वृद्धि दर की कमी थी वो 1991 में 2.1% की कमी आई थी, लेकिन देखा गया इसको 2001 में ये कमी 1.7% पहुंच गई थी। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि दर को कम किया गया, और कम इसलिए क्यों किया गया क्योंकि हर एक चीज में आपदा आ सकती थी। अगर इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती तो ना रहने को जमीन हो पाता, और ना पहनने को कपड़े, और ना खाने को फूड। अब इतनी संख्या वृद्धि तेजी से जो हो रही थी उसको रोकना बहुत जरूरी था। तो एक दर के मापन के अनुसार जो हमारा दर होता है वो दर प्रत्येक 1000 व्यक्ति पे मापा जाता है। तो 1991 ईस्वी में ये 2.1% की कमी आई, और ये सन 2000 में 1.7% की जनसंख्या वृद्धि की दर की कमी आई। अच्छा, इस दर से भी जो 1.7% का दर है, इस दर से भी अगर हमारी जनगणना को हम मद्देनजर रखें तो सन 2033 तक हमारी जनसंख्या करीब 200 करोड़ हो जाएगी। मतलब कि भारत की जनसंख्या करीब 200 करोड़ हो जाएगी इस जनगणना के मद्देनजर रखते हुए। तो इसके अनुसार एक और चीज बोला गया
कि यहां पर कि इस जनगणना के अनुसार अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम ही आगे नहीं होंगे, हमारे साथ एक और कंट्री आगे होगी, वो है चीन। क्या है? चाइना। जो चाइना है वो चाइना फर्स्ट नंबर पे हो गया जनसंख्या आबादी में, और सेकेंड नंबर पे फिर भी इंडिया होगा। लेकिन जिस तरीके से चाइना ने अपने पॉपुलेशन को मेंटेन किया है उस तरीके से चाइना नहीं बल्कि हमारी जो जनसंख्या होगी 2033 तक वो 2000 करोड़ जरूर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां देख लीजिएगा कि शायद 2033 में लिखा हुआ है, ये चीज आपको देखिए, शायद मेरे मुंह से शायद ये ना निकला हो कि 2000 करोड़। देखिए यहाँ पे सन 2033 में जो जनसंख्या है हमारी वो 200 करोड़ होगी। कितनी होगी? 200 करोड़। ठीक है, सन 2033 में। अब देखो, भारत सरकार ने जन्म दर को कम करने के लिए निम्न उपाय बनाए थे, ये चीज हम देखेंगे, हम दो हमारे दो। और इसमें इस कार्यक्रम को बोला गया परिवार नियोजन कार्यक्रम। क्या बोला गया? परिवार नियोजन कार्यक्रम। देखो, भारत सबसे अवेयर देश था इन सब चीजों को लेके कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करना, क्योंकि सबसे पहली बात कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्सेस की कमी थी। अगर जनसंख्या विस्फोट कर जाता तो वो रिसोर्स में बहुत भारी मात्रा में कमी आ जाती। इसलिए भारत बहुत पहले अवेयर था। 1951 ईस्वी में परिवार नियोजन या बोला जाए कि फैमिली प्लानिंग का कार्यक्रम चालू कर दिया था, लेकिन उसको अप्लाई करने में बहुत समय लगा, समझने में बहुत समय लगा। कई लोग इसको आज भी नहीं मानते हैं, वो कहते हैं हमारी संख्या बढ़ेगी तभी तो हम मजबूत होंगे। भाई, आप मजबूत हो गए लेकिन देश कमजोर हो जाएगा। समझिएगा इसका, यहां पर बोला गया परिवार नियोजन कार्यक्रम, हम दो हमारे दो। और यहां पर दूसरी बात की जाए तो गवर्नमेंट ने जो चलाया उसमें विवाह का उम्र फिक्स कर दिया। विवाह का उम्र फिक्स करने से क्या फायदा हुआ कि जो बच्चा था, जो रिप्रोडक्टिव एज में आकर जो अब नया पीढ़ी का जो मार्गदर्शन था, जैसे हम बोले पिता बनने वाला जो व्यक्ति था, उसको अब ये समझ में आ गया था कि हम कितने बच्चों को ला सकते हैं और कितने का केयर अच्छे से हो सकता है। तो इसलिए विवाह का उम्र फिक्स किया गया। पहले बाल विवाह था, किसी को पता ही नहीं था कि बच्चे क्या होते हैं। लोग कहते थे बच्चे क्या है, तो भगवान के स्वरूप है, आ गए, डाउनलोड हो गए, अपलोड हो गए, यही चीज था। लेकिन अब जब जैसे ही बोला गया कि विवाह का उम्र फिक्स किया गया, वहां पर जो शिक्षित वर्ग था वो समझ गया कि इस समय की हमारी पीढ़ी में जो आने वाली जनरेशन होगी वो कितने हम लाएं तो उसका बेहतरीन से बेहतरीन उनका परवरिश कर दिया जा सकता है। अब अगर वो आने देता था 4-5 तो वो परवरिश नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें कई लोग अभी रिसेंटली अब बहुत एक क्लोज है जिनके बारे में हम बता रहे हैं। अब उनकी कहानी ये थी कि अब वो करीब लगभग 45 साल के हो गए लोग। अब उनके बच्चे भी हो गए बड़े, फिर भी पता चला कि एक अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे आप एक मूवी आई थी नीना गुप्ता को आप देखे होंगे, जिसमें वो उनका बच्चा आयुष्मान खुराना बहुत बड़े एज पे होने के बावजूद वो बाद में पता चलता है कि उनकी मां प्रेग्नेंट है। और ये होता कैसे है? लैक ऑफ अवेयरनेस, मतलब कि जो दिमाग जो है कि स्थिर नहीं होना, अर्थात बोला जाए कि वो यही कमी है कि जो विवाह का उम्र जो है वो सही समय पर नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो हर एक चीज को नहीं समझ पाए। बात समझ आ रही है? आगे हम इस पे और डिटेल में बात करेंगे, बने रहिए लेक्चर में, इसको और डिटेल में बात करेंगे, खोद के एक चीज समझेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं। गवर्नमेंट ने छोटे परिवार पे बल दिया, प्रोत्साहन दिया कि छोटा परिवार होगा तो उसको ये चीज दिया जाएगा, वो चीज दिया जाएगा। इसका मतलब क्या था कि जो रिसोर्सेज की हमारी कमी है वो बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी। अगर जो संख्या 5, 6, 8 कर देंगे तो ये संख्या एक टीम बना देने से कोई हमारा देश का बल नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे देश को खोखला बना देगा। तो ये चीज बहुत बड़ी बात ही समझना। ठीक है, अब यहां पर एक और चीज उपाय किया गया गर्भ निरोधक का, और इस गर्भ निरोधक के बारे में समझाया भी गया था। लेकिन रही बात कि गर्भ निरोधक को समझने वाली एक पीढ़ी होनी चाहिए जो पढ़ी लिखी शिक्षित वर्ग थी। अब देखो, जो वहां पर आप नीना गुप्ता की बात जो चल रही है वो, हालांकि अगर बात करें कि जो जिस मूवी में वो चल रही थी, वो मूवी में बताया गया था कि वो प्रेग्नेंट हुई, और वो, हाँ, मूवी की कहानी है, रियल कहानी नहीं है। ठीक है, मूवी में उन्होंने दिखाया है। तो वहां पर क्या था कि वहां पर यही चीज नहीं हो पाया कि गर्भ निरोधक का उपयोग नहीं हो पाया। एक समय आने के बाद बच्चा नहीं गिराया जा सकता। बात समझे? वो आगे हम दिखाएंगे। ठीक है, समझाएंगे आपको। गर्भ निरोधक, देखो गर्भ निरोधक क्या है, अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। गर्भ निरोधक यह जन्म दर कम करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका है जिसको सभी को स्वीकार किया गया, या सभी ने स्वीकार किया इसको। और अगर बात करें कि गर्भ निरोधक को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। पहला, नेचुरल मेथड,
दूसरा बैरियर मेथड। देखो नेचुरल मेथड को हम बोलेंगे प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है। और जो बैरियर मेथड है इसको हम बोलते हैं रोधक विधि। क्या है? रोधक विधि। और आगे अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो यूट्रस के अंदर लग सकती हो। पिल्स जो दवाइयां गोलियां हैं। सर्जिकल मेथड की मतलब परमानेंटली आप चाहते हो कि अब संतति नहीं लाना है। ये क्या है? ये वो प्रक्रिया है जिनसे गर्भ निरोध अर्थात गर्भ धारण नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि नेचुरल मेथड को समझना। नेचुरल मेथड को समझना जैसे पीरियोडिक अब्सेंसेस, मतलब कि एक समय को जो पीरियड चलते हैं उस समय में एक अंतराल होता है, उस अंतराल को ध्यान रखना कि कौन से समय पे वहां पर मेटिंग हो तो वो मेटिंग से गैमिट फ्यूज नहीं होंगे। तो इस बात को ध्यान रखना। और ये बात जरूरी होता है समझना, 7 से लेके जब पीरियड होता है वो 5 दिन तक होता है, तो 7 से लेकर 10 दिन तक का खेल अच्छा होता है और 10 दिन के बाद ओव्यूलेशन चालू होता है। तो ओव्यूलेटरी फेज तक और ओव्यूलेटरी फेज के 3-4 दिन तक क्वाइटस या मेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वाइटस इंटरप्शंस मतलब कि विड्रॉ। जब मेटिंग हो रहा है तो मेटिंग के दौरान जो मेल के द्वारा मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट से अर्थात पेनिस से जो सीमेन निकले वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट वेजाइना के अंदर नहीं छोड़नी चाहिए। अगर वो जो सीमेन है उस सीमेन का इजैकुलेशन बाहर हो जाएगा, सीमेन का इजैकुलेशन बाहर हो जाएगा तो वहां पर गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन यहीं पर एक चूक या छूट, यहां पर भी एक गलती होती है, यहां भी एक गलती हो गई। अगर टाइम सही से याद नहीं हुआ या ओव्यूलेशन का टाइम ऊपर नीचे हो गया या पेशेंट जो है वो महिला जो है पीसीओडी या पीसीओएस से ग्रसित है तो पीरियोडिक अब्सेंस में भी दिक्कत आ सकती है, गर्भधारण हो सकता है। या क्वाइटस के दौरान एक भी गैमिट फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में चला गया। बाबू देखो 300 मिलियन स्पर्म्स है संख्या में, लेकिन फ्यूज कोई एक करता है। अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एक भी इजैकुलेट हो गया, निकल गया, तो वो जाके गैमिट को छेड़ेगा जरूर। और वहीं पर क्या हो जाता है कि अचूक या चूक, यहीं से चूक से एक छोटी सी चूक से गर्भधारण हो जाता है। लगता है कि गैमिट गया ही नहीं और वो गर्भधारण हो जाएगा। कई लोग इसको समझते हैं गैस है, कि गैस एसिडिक की वजह से पेट फूल रहा है, पता चलता है 2 महीने बाद कि गर्भधारण हो गया। और यही मूवी का मेन मूवी का कहानी यही था, ठीक है। देखना आप, ये रियल स्टोरी पे बनाई गई है। ये अचानक ये जो कहानी जो देखने को मिली ये रियल स्टोरी है। ये गांव में होता है ऐसा कि उनको लगता है कि क्वाइटस हुआ है और मेटिंग के दौरान इजैकुलेट हो गया है बाहर, लेकिन एक भी सीमेन अगर जेनाइटल ट्रैक्ट में रह गया बेटा तो वो फिर अपना काम करेगा। लैक्टेशन एमोनेरिया। लैक्टेशन एमोनेरिया का मतलब होता है जब तक मिल्क स्तनपान चल रहा है तब तक पीरियड गायब रहता है, और पीरियड गायब रहा, फीमेल का पीरियड गायब रहा तो भाई सिंपल सी बात है गर्भधारण नहीं होगा। लेकिन पीरियड चालू हो गया तो गर्भधारण का 110% श्योरिटी है। तो यहां पर समझिए कि लैक्टेशन एमोनेरिया मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो 6 मंथ तक, बच्चा पैदा होने के 6 मंथ तक लैक्टेशन एमोनेरिया का पीरियड होता है। उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलते हैं, तो वो एकदम सेफ जोन है, ठीक है। ये पूरी चैप्टर जो है सेफ जोन बताने की है तुम्हारी। इस चैप्टर से तुम सेफ जोन में हो जाओगे, ठीक है। इसको पढ़ लेना ध्यान से। अब देखो वैरियर मेथड क्या है। वैरियर मेथड में सबसे पहला जो कॉमनली यूज करने वाला है, जो आजकल मार्केट में मिल जाता है और इसको भारी मात्रा में उपयोग किया जा रहा है, उसका नाम है कॉन्डोम। ये कॉन्डोम 2 तरीके से बनाए गए, मेल अथवा फीमेल। जबकि फीमेल का ज्यादा प्रचलित नहीं है, फीमेल ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लेकिन मेल का यूज होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि मेल ही सब गड़बड़ करता है। डायफ्राम, एक कप जैसा, सर्वाइकल कैप्स और वर्ड्स, ये याद रखना, ये सब क्या है, बैरियर मेथड है और ये सब जनरली फीमेल यूज करती हैं, ठीक है। अब देखो इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस का एक नॉन मेडिएटेड, सीधे याद रखना, नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस, ये लिप्स लूप्स कहते हैं, ये नॉन मेडिएटेड आईयूडीएस होता है जिसको फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस जो जिसका एग्जांपल है कॉपर टी और कॉपर 7। और यहीं पर आपको ये चीज समझना है कि हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस जिसका नाम है LNG
T20 इसका भी उपयोग करके गर्भधारण से रोका जाता है और ये सबसे सेफ मेथड है। अच्छा, एक और चीज समझिए कि इन सब का यूज करने से सर क्या साइड इफेक्ट होता है? भाई सिंपल सी बात है कि आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो साइड तो इफेक्ट होना है, लेकिन मेन चीज क्या है कि गर्भधारण से बचना, मजा भरपूर आना चाहिए, ठीक है। गर्भधारण से बच जाओ। तो देखो ये जो प्रक्रिया है, ये सारी प्रक्रिया में हमने बता दिया कि नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, पिल्स, अब लास्ट में आता है सर्जिकल में। अभी तो पिल्स भी पढ़ना है, ठीक है, तो पिल्स देख लो। देखो पिल्स की बात की जाए तो पिल्स में आती हैं सहेली और मालाडी। बस आ रही है? तो एक होता है पिल्स की अगर बात की जाए तो पिल्स में क्या क्या लेनी चाहिए, फीमेल में पिल्स में क्या क्या होता है। तो पिल्स जो है कि गर्भधारण को रोकता है, एक है मालाडी और दूसरा है सहेली, ठीक है। अब यहां पर रही बात कि सहेली, ये इसको लखनऊ में अगर बात की जाए कि CDRI सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसे बनाया और ये सभी के लिए उत्तरदायी हो या सब लोग आसानी से ले लें, क्योंकि लखनऊ जब बनेगा तो वो ग्रामीण को बहुत ध्यान में रखेगा कि ग्रामीण के लोग इसको आसानी से खरीद लें। जो महिलाएं इनका नाम उपयोग करने में, मालाडी का नाम उपयोग करने में हेजिटेट करती थी, वो दो चार अपने फ्रेंड के साथ जाती थी और बोलेंगे कि दुकान पे खड़े होकर सहेली चाहिए या सहेली का अपना नाम या जो भी सहेली बोल देंगे, वो दुकानदार समझ जाएगा और उठा के दे देगा। तो ये पिल्स में दो पिल्स हैं, मालाडी और सहेली, जिसका उपयोग करके गर्भधारण को रोका जा सकता है, ठीक है। अब रही बात की मेन जो सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड में क्या है? तो सर्जिकल मेथड में ये मेल में भी सर्जिकल मेथड होता है और फीमेल में भी। देखो यहां पर बात की जाए तो इनमें दोनों कटेगा, मेल का भी और फीमेल का भी, लेकिन मेल का जो कटता है वो कटता है वास डिफरेंस, ठीक है। और वास डिफरेंस जब कटेगा तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे वैसेक्टोमी। क्या बोलेंगे? वैसेक्टोमी। आप बता देना अगर पूछे कि नरबंदी, इसको बोलते हैं नरबंदी। अगर सर्जिकल मेथड द्वारा जो मेल का अगर बात की जाए, जो एसेसरी डक्ट है, एसेसरी डक्ट सहायक वाहिका का वास डिफरेंस से काटकर बांध देना कहलाता है वैसेक्टोमी। अब जब वास डिफरेंस को काट दिया गया तो क्या सीमेन बनेगा? नहीं, सीमेन नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्पर्म आ रहा था वो स्पर्म का ब्लॉकेज हो जाएगा, वो नहीं आएगा। लेकिन जो और सारे जो फ्लूइड थे जो उसके साथ मिक्स होते थे वो सारे फ्लूइड रहेंगे। मतलब कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वैसेक्टोमी करने के बाद मेल का वास डिफरेंस काट दिया जाए तो क्या नॉर्मली जैसे इजैकुलेशन होता है वैसे होगा? हाँ, वैसा ही होगा, परंतु वो सीमेन नहीं होगा। बात आ रही है? वो फर्टिलाइज के लिए या फर्टिलाइजेशन के लिए कंपैटिबल नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में जो फैलोपियन ट्यूब होता है, कौन सा ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब। वो फैलोपियन ट्यूब काट दिया जाता है। जैसे अगर बात करें कि फैलोपियन ट्यूब, ये देखो ये फिम्बरी हो गया और ये आगे बढ़ा, तो ये वाला पार्ट यहां से जो यूट्रस से जाके ज्वाइंट कर रहा था, तो ये दोनों तरफ से लगी जो फैलोपियन ट्यूब है, इस फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, ठीक है। ये देखो ये दोनों तरफ से जो ओवरी से अटैच था, यहां से काट के ये इधर मोड़ के बांध दी जाएगी और ये इधर मोड़ के बांध दी जाएगी, जिसके वजह से जो कि इस प्रक्रिया को बोलेंगे फीमेल के लिए ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। तो याद रखिएगा फैलोपियन ट्यूब को काट कर बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। किसमें ये होता है? फीमेल्स में। किसमें? फीमेल्स में। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि एक और छोटी सी प्रक्रिया जिसका नाम है MTP, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। देखो अमीनोसिंथेसिस करके, अभी हम पढ़ा रहे थे पीछे अमीनोसिंथेसिस,
बातें खोलना नहीं चाहते लेकिन अब खोलना पड़ रहा है। अमीनोसिंथेसिस करके मेल और फीमेल भ्रूण का पता लगा लिया जाता था और पता लगाने के बाद वो बच्चे को गिरा दिया जाता था। इस बच्चे को गिराने की प्रक्रिया को बोलते हैं एमटीपी। बात समझ आ रही है? और इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भ अवस्था का चिकित्सीय समापन, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। अब देखो यहां पर ये पहली तिमाही के दौरान गर्भ अवस्था को स्वैच्छिक समाप्ति है, मतलब कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 महीने के अंदर या तीसरे महीने तक अगर बच्चा हटा लिया गया या गिरा दिया गया तब तक तो सेफ पीरियड है। अगर उसके बाद के टाइम पीरियड में बच्चा गिराया जा रहा है या यदि अगर बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंच रहा है तो फीमेल के लिए जो मतलब कि जो मदर है उनके लिए भी नुकसानदेह होगा, ठीक है। इसे प्रेरित गर्भपात के रूप से भी जाना जाता है। प्रेरित गर्भपात मतलब कि यहां बताया गया है कि ये बच्चा वांछित नहीं है, मतलब इसको हम नहीं चाहते हैं और इस बच्चे को गिराना जरूरी है, इसलिए इसे प्रेरित गर्भपात कहते हैं, ठीक है। एमटीपी का लाभ देखो, एमटीपी का लाभ भी था और नुकसान भी था। जैसे एमटीपी का लाभ ये था कि जब मान लो कि जो दाम्पत्य नहीं चाहते हैं अभी बच्चा, वो गिरा ले, ठीक है, लेकिन जिन्होंने भ्रूण के वजह से नर और मादा का विभेद करके एमटीपी करवानी है, वो यहां पर दुष्प्रभाव होता है। तो यहां पर देखो एमटीपी की फायदा ये थी कि अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने में मदद करता है, मतलब कि जो हमें नहीं बच्चा ही नहीं चाहिए, मतलब नर हो या चाहे मादा हो, कोई अभी बच्चे का मूड नहीं है। जैसे बहुत ऐसे दाम्पत्य हैं जिनमें ये रोधक विधियां जो हैं, ये सारे रोधक विधियां उपयोग करने के बावजूद भी फेल हो जाता है, तो उनके बच्चे की टाइमिंग, अगर वो उन्हें समय समय पता चल गया सही समय पे उनका बच्चे का टाइमिंग 3 महीने का वो हो चुका है बच्चा, तो वो एमटीपी करा सकते हैं। लेकिन 3 महीने से एबव पे एमटीपी नहीं होती है, बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखो नुकसान की बात करें तो शिशु के लिंग का निर्धारण करने के लिए अमीनोसिंथेसिस का दुरुपयोग, जिसके बाद यदि वह महिला है तो एमटीपी किया जाता है। मतलब कि यहां पर देखो नुकसान ये था कि जो शिशु था, जो गर्भ था, उस गर्भ को अमीनोसिंथेसिस के द्वारा ये पता लगाया जाता था कि वो गर्भ कैसा है, नर है या मादा है, उसके बाद एमटीपी किया जाता था। तो एमटीपी तो एक प्रक्रिया है कि अनचाहे, मतलब कि जो नहीं चाहिए था वो अगर प्रेगनेंसी हो गई या इन कंडीशन, जो मतलब ऐसे कहा जाए कि जो अभी फैमिली प्लानिंग का कोई मूड नहीं था और अचानक एक पता चला कि जो है कि महिला गर्भ है, तो उस समय एमटीपी कराया जा सकता है। लेकिन ये एमटीपी पर जो जोड़ है इसका नुकसान ये था कि अमीनोसिंथेसिस करा के लोग एमटीपी कराने लगे। तो यहां पर एक समय ऐसा आया कि एक वर्ग, जिन वर्ग का यहां पे नाम नहीं लिया जा सकता, उन वर्ग में महिलाओं की कमी हो गई। आज इस समय उन वर्ग में महिलाओं के लिए वो किसी और वर्ग में जाके शादी करते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है कि उन्होंने ये पहले से ही यही किया है कि जब उन्हें पता चलता था, वो बिजनेस कैटेगरी थी, वो पता चलता था कि उनकी जो है कि नई पीढ़ी जो है वो महिला है या जो जिस गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो मादा है, तो उसको एमटीपी द्वारा मार दिया जाता था। बात समझ आ रही है? तो एमटीपी एक नुकसान इसका था, जो भी चीज बनता है उसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। नुकसान ज्यादा था इसका क्योंकि हर एक व्यक्ति फीमेल को नहीं चाहता था, मारने लगा, जिसके वजह से एक समय आया कि एक वर्ग में फीमेल की संख्या पे कमी आने लगी, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इसको इलीगल किया। लीगल करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। अब देखो एक और चीज आप समझेंगे, यौन संचरित रोग एसटीडीएस, मतलब कि अगर कॉपुलेशन में जा रहे हो तो इसका समझना बहुत जरूरी है, अगर मीटिंग में जा रहे हो तो इसका समझना बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर देखो, बहुत लोगों को लगता है कि चैप्टर क्यों रखी गई है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब यहां से जो बच्चा तैयार होता है क्लास 12 के बाद, या तो वो अपनी परिवार के तरफ आगे बढ़ता है, बिजनेस संभालता है या जो भी करता है। तो बहुत बच्चे 12th के बाद पढ़ भी पाते हैं, बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते। जो नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए यही लास्ट है समझना कि अपने पीढ़ी को, अपने परिवार को कैसे आप नियोजित करके या कैसे आप मेंटेन करके चलाएंगे। बात समझ आ रही है? कैसा आप परिवार चाहेंगे।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो यौन के प्रति कौन कौन सी बीमारियां कैसे संचरित होती हैं, वो सब चीज इस चैप्टर में समझाया गया है। तो ये बहुत जरूरी है इस अध्याय का समझना। तो अगर हम बात करें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो संभोग के माध्यम से फैलता है, मतलब मेटिंग के माध्यम से ये फैलता है। जब दो विपरीत जोड़े, या हम बोले कि एक नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसके द्वारा जो डिजीज फैलता है उसको बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर सुजाक है, सिफिलिस है, क्लेमाइडाइसिस है, ट्राइकोमोनासिस है, एड्स है, ये सब क्या है? ये यौन संचरित रोग है। इन सब को हम अपने ईयर लॉन्ग कोर्सेज में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। परंतु आप बस इतना समझिए, गोनोरिया है, ये सब क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कुछ ऐसे डिजीज हैं जो वायरल डिजीज है, कुछ ऐसे डिजीज जो क्योरेबल डिजीज है, कुछ ऐसे डिजीज जिनका सिर्फ रोकथाम हो सकता है अगर फैल गया तो। बस एक टाइम पीरियड बता दिया जाएगा, इतने टाइम बाद आप निपट जाओगे। तो जो चीज जितनी अच्छी होती है उतनी ही बुरी होती है। इसमें अच्छी क्या चीज है? ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, अच्छा क्या हो सकता है? ठीक है, देखो एसटीडी का जो रोकथाम कैसे करें? तो सुरक्षित संभोग करें, मतलब कि जो मीटिंग है वो सेफ मीटिंग करें, सुरक्षित करें। और जो है कि मेल जो है बैरियर मेथड जो यूज करता है कॉन्डोम, उसका उपयोग जरूर करें अपरिचित, ठीक है, अपरिचित समय। क्योंकि वो जो मेल का जो कॉन्डोम है वो गर्भधारण को भी रोकता है और एसटीडीएस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को फैलने से भी रोकता है। बहुत बात समझिएगा। अच्छा, अगर ये बात करें कि जो एसटीडीएस है ये जल्दी पता नहीं लगता, लेकिन शीघ्र पता लगाना और नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। एक समय गुजरता है तब जाके बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखी जाए कि इसको पता लगाकर इसका रोकथाम कर लेना, मतलब रोकथाम कर लेना ही इसका ये उपाय है। अब बात की जाए इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब कि बांझपन, कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे दाम्पत्य हैं जो अपने नए बच्चों को या अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। उसका कई कारण है। कई कारण, वो कारण ये भी हो सकता है कि उनके जो है कि एक अधिक एज पर जाने पर वो शादी कर रहे हैं। जब एज ज्यादा जा रही है तो एज पर जो एक फीमेल का एक समय होता है, और फीमेल का फिक्स्ड है, हमने पढ़ाया है कि फीमेल के अंदर गैमीट की संख्या फिक्स्ड है। 400 से 500 गैमीट पूरे रिप्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में बनेगा। मतलब बनेगा क्या? बना हुआ है, पैकेट होकर निकलेगा। इसके बाद वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाएंगे। तो उसी कंडीशन को बोला गया मेनोपॉज। और मेल के लिए जो है कि हमने पढ़ाया था कि ओलिगोस्पर्मिया, कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पर स्पर्म की काउंट कम हो जाएंगी। अगर स्पर्म का नॉर्मल होना है तो 40% वाइग्रस मोर्टेलिटी होनी चाहिए, जबकि 60% नॉर्मल होना चाहिए। लेकिन अगर शेप कम हो रहा है, अगर ये कमी आ रही है, तो हम बोलेंगे वहां पर, ये कमियां जब आ रही हैं तो हम वहां पर बोलेंगे कि वहां पर इनफर्टिलिटी का वहां पर इनफर्टिलिटी हो जाएगा। तो यहां पर देखो कहा गया है, असुरक्षित सहवास के बाद भी महिला के गर्भाशय में बच्चा पैदा करने में असमर्थ था। ठीक है, असमर्थता आ जाएगी। बांझपन के इलाज के लिए जोड़े कुछ खास तकनीक को अपनाते हैं जिन्हें सहायक प्रजनन तकनीक के रूप में जानते हैं। देखो, अगर बात की जाए कि बहुत ऐसे दिक्कतें आती हैं और इसके बाद जो है कि जो जोड़े हैं, जो पेयर है, युग्म है या युगल बोले जाए, ये क्या करते हैं कि नई नई तकनीकी को, जो विवो सेंटर है, फर्टिलिटी सेंटर तक पहुंचते हैं और वो वहां पर कुछ तकनीकी को अपनाते हैं जिससे कि उनका बच्चा आ सके। जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखिएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी, याद रखिएगा। ठीक है, और एक और टेक्निक है गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। ठीक है, और उसके बाद एक और नई टेक्निक है ZIFT, जिफ्ट। गिफ्ट और जिफ्ट में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बात करें अंतरा गर्भाशयी स्थानांतरण, बात आ रही है। अब देखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICRT, समझिएगा कि। और लास्ट है अंतः गर्भाशयी गर्भाधान। ठीक है, अब एक एक को समझेंगे।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में यह वह प्रक्रिया है जहां अंडे का संलयन होता है मां के गर्भ से बाहर। तो यह वो प्रक्रिया है कि जो मां का मतलब कि जो एग का संलयन किया जाता है स्पर्म के साथ, कहां, गर्भधारण या गर्भ के बाहर। टेस्ट ट्यूब बेबी, इसमें एक बात की जाए कि टेस्ट ट्यूब के या टेस्ट ट्यूब का इन विट्रो या बोला जाए इन विट्रो शामिल है। यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में ही शामिल है, टेस्ट ट्यूब बेबी में, जिसके बाद भ्रूण के आगे की विकास के लिए मां का गर्भाशय या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं। जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, ये इन विट्रो निषेचन इसी में शामिल है टेस्ट ट्यूब बेबी में, कि जो मदर का एग निकाला गया और मेल का जो डोनर मेल होता है या डोनर मदर होती है, उनका जो एग निकाल के दोनों को निषेचित करके मां के गर्भ में या उसमें गर्भ में डाल देते हैं, जिसके बाद भ्रूण आगे का विकास मां के गर्भाशय में पूर्ण करता है। अब देखो नेक्स्ट है गिफ्ट, JGIFT, गिफ्ट। इसमें दाता से प्राप्त करके फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जो है कि जो गिफ्ट जो है, गिफ्ट उन महिलाओं के लिए है जो अपना एक बेहतरीन नहीं कर पा रही है, बना नहीं पा रही है, वो गिफ्ट की सहायता से डोनर दाता से लेकर उसको फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा। अच्छा नेक्स्ट है जाइगोट, जिफ्ट। अब जिफ्ट में क्या करेंगे, इसमें जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक के चरण में प्राप्त करके फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करना, ZIFT, जाइगोट, ठीक है, जाइगोट को ट्रांसफर करना है किसमें, फैलोपियन ट्यूब में, गिफ्ट, इसको जिफ्ट बोलेंगे। अब यहां पर देखना अंतर्गर्भाशयी स्थानांतरण, अंतःगर्भाशयी स्थानांतरण की बात करें तो इसमें आगे के लिए प्राप्तकर्ता के गर्भाशय में जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से अधिक के चरण में स्थानांतरित की जाती है। बात समझ रही है, गर्भाशय में जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक के जो है कि इस चरण में स्थानांतरित की जाती है। अब नेक्स्ट है कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसमें इंजेक्शन शामिल होता है, शुक्राणु सीधे जो ओवम में लेकर सीधे शुक्राणु को डाल दी जाती है। अब नेक्स्ट यहां पर बात की जाए कि अंतःगर्भाशयी गर्भधारण, यह वीर्य का प्रवेश कराने की सबसे अधिक या सबसे अच्छी विधि है, कराने की विधि है, एक स्वास्थ्य दाता से प्राप्त करके गर्भाशय में लाके डाल दी जाती है। बात समझ आ रही है? तो ये प्रक्रिया है इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए उन दाम्पत्य को जो अपने द्वारा या बोला जाए कि जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो ये प्रक्रियाओं से अपना नई संतति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये वन शॉट लेक्चर है, पूरा आराम से ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पे दिक्कत आए कमेंट करके रख देना, हम देखकर हमें जरूरत लगेगा या हमें लगेगा कि ये बच्चों को और बेहतरीन समझाना है, आपके क्वेश्चंस अगर वैल्यूएबल लगेंगे तो वहां पर आपको तुरंत एक शॉर्ट वीडियोस के रूप में आपको दे दी जाएंगी, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। सो थैंक यू बेल्सियंस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।